हिमालयन डायलॉग्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको ये चलते हैं हल्द्वानी शहर के महापौर मेयर गजराज सिंह बिष्ट जी के घर पे और देखते हैं कि उनकी क्या योजनाएं हैं हल्द्वानी शहर के बारे में। हल्द्वानी शहर को वो किस तरह से देख रहे हैं उस पर लंबी चर्चा करेंगे। आप तो सब जानते ही दोस्तों कि आपका जो शहर है हल्द्वानी शहर, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है और पूरे कुमाऊं के लिए रास्ते यहाँ से जाते हैं। गेटवे ऑफ कुमाऊं इसे कहा जाता है। ये वो भाबर था जिसमें भबरी जाने के डर से पहाड़ के लोग नहीं आया करते थे, लेकिन आज धारचूला मंशाली हो या सल्ट सालम, काली कुमाऊं हो या पाली पछाऊं, धुरों से आए लोग हों या शेरों से आए लोग, सबके लिए हल्द्वानी एक जन्नत बन चुका है। और बहुत सारी विभिन्नताएं, बहुत सारी बोली, भाषा, गीत, मुहावरे सब यहाँ पर साझा होते हैं। हर तरह की संस्कृति के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं। आबादी का लगातार दबाव यहाँ पे बढ़ रहा है, वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, टूरिस्ट यहाँ से पहाड़ों को निकलते हैं। तो यहाँ के मेयर के सामने किस तरह की चुनौती एक बड़ी है इस शहर को संभालने की, इसको एक सही तरीके से संवारने की, एक सतत विकास कैसे हल्द्वानी शहर का हो, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इन सब पर हम आज इनसे सवाल करेंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं गजराज सिंह बिष्ट जी के घर रही है। तो सर, सबसे पहले तो हिमालयन डायलॉग के सभी सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। सर, पहली बार आप इतने बड़े शहर को संभालने का आपको जिम्मा मिला है। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में मैं जाना चाहती हूँ, पुराने दिनों को याद करके। कब की आपकी पैदाइश है और हल्द्वानी में आप कब से बसे हैं? कैसे आपने हल्द्वानी को पूरा बनते हुए देखा होगा? जब मैं उस दौर की यादें कितनी पुरानी हैं? दो चीज़ें अलग अलग हैं। तो हल्द्वानी मैं कल देख रहा था, 1942 में पहली बार इसको नगर का या शहर का दर्जा इसको शायद मिला है, और 1942 से आज 2025 हो गया और 10 वर्ष पूर्व 2013 में इसे निगम का दर्जा मिला। यानी हल्द्वानी ने बड़ा एक लंबा सफ़र अपने जीवन का तय किया और छोटे से कस्बे, जिसको हम शहर या छोटा सा कस्बा कहेंगे, वहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी जो अगर आप यात्रा रही है शहर की, तो मैं समझता हूँ अच्छी रही है, खूबसूरत रही। और जिस प्रकार से हम आज हल्द्वानी को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हल्द्वानी अब और उड़ान भर है। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, 87 में पहली बार RSS के संपर्क में आया, स्वयं सेवक बना और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होती रही। कई संगठनों में काम किया। पहली बार 89 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का गठन हुआ उत्तराखंड में। अब उससे 80 के बाद भारतीय जनता पार्टी जब बनी, तो धीरे धीरे युवा मोर्चे का जब विस्तार हुआ, तो 88-89 में जब युवा मोर्चे का विस्तार हुआ, तो पहली बार जो हल्द्वानी मंडल, आज तो 2-3 मंडल हो गए, लेकिन ब्लॉक हल्द्वानी था, तो उसका मैं उपाध्यक्ष बना था युवा मोर्चे। और फिर उसके बाद जब डिग्री कॉलेज पहुँचे तो विद्यार्थी परिषद में चले गए, विद्यार्थी परिषद से फिर बजरंग दल में चले गए, किसान मोर्चे में चले गए, फिर युवा मोर्चे में वापस आए, तो फिर BJP में चले गए। उत्तराखंड के मंडी परिषद के चेयरमैन के नाते काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के नाते काम किया उत्तराखंड में, और संयुक्त छात्र संघर्ष मोर्चा एक बनाया था 1993 में, पूरे उत्तराखंड के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विद्यार्थी परिषद ने एक नई शाखा खोली थी। उसके संयोजक के नाते काम किया और उत्तराखंड आंदोलन में भाग लिया। और वो यात्रा बड़ी कठिन यात्रा थी। वो 7-8 साल जीवन के बड़े कठिन थे। परिवार में रहने नहीं होता था, और मैं समझता हूँ कि महीने में केवल 2-4 दिन ही हम परिवार में सो पाते थे। और उस आंदोलन ने ये सीख सिखाई है कि संघर्ष ही जीवन है। तो बड़े संघर्षों के बाद इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड के निर्माण में मुझे लगता है कि जितना योगदान आंदोलन का रहा, उससे ज़्यादा योगदान मुझे लगता है कि मातृशक्ति का रहा। क्योंकि अगर आप पीछे जाते हैं और रामपुर तिराहा कांड को याद करते हैं, आज भी मन को कष्ट होता है और शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर हम उस घटना को याद करते हैं, किस प्रकार महिलाओं के साथ वहाँ अभद्रता हुई, यहाँ तक कि बलात्कार तक के जैसे केस उस वक्त हो गए थे। यानी उत्तराखंड जो राज्य केवल आंदोलन की उपज नहीं है, ये महिलाओं के त्याग, बलिदान, शहादत पर खड़ा हुआ उत्तराखंड।
इसलिए मैं कई बार अपने जो माता पिता हैं, जो पुराने लोगों से कहता भी हूँ कि अपने बच्चों को बताइए कि उत्तराखंड निर्माण के लिए किस प्रकार की शहादत, किस प्रकार की कठिन तपस्या, त्याग, बलिदान महिलाओं ने यहाँ दिया है। क्योंकि उनको अगर पता नहीं होगा तो वो इसकी कीमत समझ नहीं पाएंगे नहीं। तो मैं कई बार सरकार के अंदर भी मैं कई बार इस प्रकार की बात बोलता हूँ तो सरकार भी मुझसे थोड़ा नाराज होती है। जी। बहुत सारी चीज़ें सर, जैसे देहरादून में हम जाते हैं तो वहाँ पे शहीदों की तस्वीरें लगी हैं, शहीद स्थल है। क्या हल्द्वानी में भी अब आपकी कोई कोशिश रहेगी आप इतना नहीं, शहीद स्थल बना हुआ है यहाँ, शहीदों का स्थल बना हुआ हल्द्वानी में भी बना हुआ है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। लेकिन उत्तराखंड हल्द्वानी या देहरादून ही नहीं है। अगर उत्तराखंड को देखना है तो आप धारचूला जाइए, मुनस्यारी जाइए, उत्तरकाशी जाइए, और मैं समझता हूँ कि चमोली जाइए। एक बार उत्तराखंड वहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये तो शहर विकसित शहर है, मैंने अभी कहा 42 वैसे शहर का दर्जा मिला, तब से लगातार प्रगति कर रहा है। और परिवर्तन तो प्रगति का नियम होता ही है। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, हमारा परिवार यहाँ 1936 में हल्द्वानी में हम लोग हमारे पिताजी। तो आप भीमताल के? नहीं, मैं बेसिकली रामगढ़ का। अच्छा। तो सर, हल्द्वानी कैसा था? थोड़ा कुछ पुरानी यादें अगर बताएं, किस तरह से ये डेवलप हुआ है? और ये जो पूरा प्रॉपर्टी डीलिंग वाली जो संस्कृति आई ना, ये लगभग 10, 15, 20 साल पहले। इसके दो प्रमुख कारण हैं। हाँ। जो प्रॉपर्टी डीलिंग या प्लॉटिंग, देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग एक पेशा है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। वो एक पेशा है और व्यापार है वो, लेकिन ये होगा वहीं जहां लोग आएंगे। उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कांग्रेस के समय में जमरानी बांध अगर बन जाता आज से 50 साल पहले, तो मैं समझता हूं कि इतनी तेजी से यहाँ प्लॉटिंग नहीं होती। यहाँ पानी की कमी थी, पानी की किल्लत थी, सिंचाई के अभाव था। किसानों को लगा कि हम अब अगर आप हल्द्वानी की बात करेंगे, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुसमखेड़ा से लेकर लामा चौड़ तक अगर आप बात करें यहाँ के किसानों की, तो लगभग 80% किसानों ने यहाँ बेचकर तराई में जमीन दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जमरानी बांध इस हल्द्वानी के लिए कितना आवश्यक था। आज नहीं, आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जमरानी बांध की जब मांग उठी थी तो किसानों ने ही इस मांग को उठाया था। और किसानों का मानना था कि अगर जमरानी बांध बन जाता तो उनकी खेती के लिए पानी भरपूर मिलता, तो वो आज भी खेती करते रहते। लेकिन क्या हुआ कि किसानों के पास केवल खेती के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं होता कमाने का। जो शहर में रहते हैं उनके पास 10 साधन हैं, नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, ठेला भी लगा सकते हैं, मूंगफली भी बेच सकते हैं। लेकिन किसान केवल खेती से ही अपनी, और मैंने वो दिन भी देखे हैं कि इस फसल में शादी हुई है और आगामी 5 फसलों तक उस शादी का कर्ज निपटाया। मेरे स्वयं के परिवार ने, मैंने वो स्थिति देखी है। ये स्थिति को हमने देखा, मैंने स्वयं देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और एक बार किसानों के लिए सोयाबीन जैसे आ गई है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सोयाबीन आई तो 6 या 7 साल का ऐसा पीरियड रहा जब तक यहाँ सोयाबीन होती रही। ये मैं आंखों देखा वर्णन कर रहा हूँ आपसे। तो इस हल्द्वानी शहर में 3 कमरे प्लस बरामदा, कम से कम 70% किसानों के मकान बने। 3 कमरे 1 बरामदा, किचन बाहर, टॉयलेट बाथरूम भी बाहर, ये स्थिति थी। अभी हमारा स्वयं, मैं समझता हूँ कि हमने 91 या 2 में सड़क देखी पहली बार अपने गांव के अंदर। पहली बार हमें बिजली मिली, पहली बार हमने पाइपलाइन देखी जो पानी की आती है। आप ये समझ लीजिए, हम जब किसानी करते थे। और अभी हम देख रहे हैं कि पूरा कंक्रीट के हमने महल खड़े कर दिए हैं। नहीं, कारण है ना भाई, किसान क्या करेगा? अगर किसान को आप प्रॉपर पानी नहीं देंगे, किसानों को आप खेती के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या करेगा किसान? उसको तो अपनी बेटी की शादी करनी है ना, उसको अपने बेटे को कुछ ना कुछ देना है, उसको अपने बेटे को पढ़ाना है। आज भी किसान की हालत है, अगर यहाँ से लामा छोड़कर जाएंगे तो जिनके पास खेती बची हुई है वो खेती से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। कारण क्या ना, पानी। अब जमरानी बांध जब बनेगा तब जाकर पानी की व्यवस्था यहाँ हो पाएगी। यदि यही काम 50 साल पहले कांग्रेस कर देती, मैं समझता हूँ आज 60 से 70% तक खेती बची हुई। मैं विश्वास दिला रहा हूँ।
सर आपने कहा कि उत्तराखंड केवल हल्द्वानी और देहरादून ही नहीं है, तो उत्तराखंड जो है वो धारचूला के लोग धारचूला में ही रहे हैं, अल्मोड़ा के अल्मोड़ा रहे हैं, सुदूर पहाड़ों के लोग हल्द्वानी में जिस तरह से तेज़ी से आ रहे हैं, जो एक फैशन जैसा भी बन गया है, इसको आप क्या एक बड़ी चुनौती की तरह देखते हैं, या फिर आप पूरी योजना बना के चल रहे हैं कि हाँ हल्द्वानी का विस्तार होगा, तो हम इसको आप एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं या किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं दो बातें इसमें, मैं ये नहीं कहता कि धारचूला के लोग धारचूला ही रहें, इसलिए नहीं कहता हूँ, उनको भी प्रगति करने का अधिकार है, और मैंने कहा ना परिवर्तन ही प्रगति का आधार बनता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर किसी का बच्चा सरकारी नौकरी में निकले, वो IAS बने, वो PCS बने, वो क्लर्क भी बनता है, वो टीचर भी अगर बनता है, तो वो पलायन उसका ठीक समझ में आता है। पलायन है, लेकिन के लिए होता है, ब्रेन ड्रेन अगर कोई 5-7 हज़ार रुपये के लिए अगर पलायन कर रहे हैं और महानगरों में, तो फिर हमारी हम इसको मैं असफलता भी मान सकता हूँ। लेकिन अभी पिछले 24 वर्षों में 25 वर्षों में, अभी ये 25वीं हमने सालगिरह मनाई है प्रदेश की, तो कुछ चीज़ें हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तो हम मानसरोवर तक के आसपास तक सड़क ले जाने में सक्षम हुए, चीज़ें हुई। हम केदारनाथ तक लोगों को बुलाने में सक्षम हुए, हम बद्रीनाथ तक लोगों को बुलाने में सक्षम हुए, हम जागेश्वर धाम का विस्तार करने में भी सक्षम हुए, हम पिथौरागढ़ में कैंपस खोलने में भी सक्षम हुए, हम अल्मोड़े में मेडिकल कॉलेज भी बना रहे। यानी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि 100% अभी नहीं है, अभी बहुत गुंजाइश है उत्तराखंड। टूरिज्म जो है वो अब अनियंत्रित हो चुका है। अनियंत्रित तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग ज़्यादा, अब मैं अनियंत्रित इसलिए नहीं कहता हूँ कि जैसे कैंची धाम में भीड़ बढ़ी है, उसे आप श्रद्धा कह सकते हैं, तो जिस प्रकार से वो बढ़ी है चीज़ें, उसके लिए उतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा वो अभी है नहीं, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहा है। क्योंकि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वहाँ के लिए भी हमें एक नई सड़क बनाने का काम, अजय टम्टा जी ने भी इसमें विचार विमर्श किया। और चीज़ें जब बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उसके लिए सुविधाएं भी हमको देनी पड़ेंगी। अब आप हल्द्वानी में समझ लीजिए, आप ये समझिए कि मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं बाजार जाने के लिए कुसुमखेड़ा चौराहे पे जाता था, और वहाँ से बमुश्किल आधे या 1 घंटे में रिक्शा मिलता था। लेकिन आज आप ये समझ लीजिए कि काराडोंगी चौराहे से लामा चौड़ तक चले जाइए, हर घर में गाड़ी नहीं, हर घर में 4 बेटे तो 4 गाड़ी, हर घर में 2 बेटे तो 2 गाड़ी। ये जो सुविधाएं जो होगी, हो रहा है जो इंसान, उसकी वजह से भी कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। सर सार्वजनिक वाहन को सिटी बसेज आप चलाएंगे सर? हल्द्वानी में इस वक्त पे बिल्कुल सिटी बस नहीं देखने को मिलती हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह का ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं वो सब कर रहा हूँ, वो सब इसलिए कर रहा हूँ कि अभी मुझे लगता है कि 2-1 महीने के अंदर एक हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं बड़ी हल्द्वानी, जो आपका तहसील परिसर है। लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, इसका टेंडर होना है, मुझे लगता है 1-1.5 साल में वो तैयार भी होगी। तो उसे हम लगभग 7 मंजिला या 10 मंजिला उस मंजिल को बनाएंगे। उसमें हम सिटी बस की पार्किंग भी करने जा रहे हैं, और लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग भी उसमें बनने जा रही है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसमें हम CCTV कैमरों का सेंटर भी वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। जो हमारे परिवार के 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनके बैठने की भी व्यवस्था वहाँ पर हम कर रहे हैं। ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसको हम करने जा रहे हैं। पूरे शहर के जो वो है ऑफिस, बहुत सारे 90% ऑफिस उसमें शिफ्ट हैं, ताकि लोग इधर उधर न भटक। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि अब होता क्या है कि हम 600 गाड़ियों की हम पार्किंग बनाते हैं, और आप गाड़ी लेके जाए, आप रोज़ काम करते हैं, और आपकी दूरी उस पार्किंग से अगर 500 मीटर है, तो आपका मन करेगा कि मैं 500 मीटर पैदल न चलूँ। इसको हमें थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा। तो क्या है कि ये समाज की भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी है। हमने कहा है कि 2 पार्किंग है, सरस मार्केट और एक हम नई पार्किंग बनाएंगे।
मेरा ये मानना है कि अगर लोग जो सर्विस के लिए आते हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लर्क्स हैं या कोई भी है जो सर्विस के लिए आता है हल्द्वानी शहर में, अगर वो सवेरे उस पार्किंग में अपनी गाड़ी डाल देते हैं या दुकानदार है जो भी लोग हैं और फिर थोड़ा 100-200 मीटर पैदल चले जाए अपनी दुकान तक, अपने ऑफिस तक, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अब ये इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसलिए शहर के लोगों के अंदर पैदल चलने की प्रवृत्ति पैदा करना भी आपका दायित्व है। आप साइकिलिंग को प्रमोट कर सकते हैं, आप फुटपाथ जो अतिक्रमण है उन फुटपाथों को आप साफ कर सकते हैं ताकि लोग पैदल चलने वाली संस्कृति भी यहाँ पर एक पैदा हो। अभी आपने मेरा पहला जो संबोधन था शायद सुना नहीं। अभी जब पहला औपचारिक मीटिंग हुई थी निगम में, तो मैंने पार्षदों से भी कहा कि आप अतिक्रमण के मामले में सिफारिश न करें, ये कहा है। और क्योंकि 14 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी थे शहर में और निगम से वो लगभग 7-8 किलोमीटर निगम के अंदर चले, तो उनका अभूतपूर्व हमने स्वागत भी किया। सर, नगर निगम का ढांचा इस वक्त पे क्या है, कैसा है? लोगों से हमने कहा है कि अतिक्रमण के लिए सिफारिश न करें। दूसरा, हमने एक ये भी कहा है कि हम वेंडर जोन बनाने जा रहे हैं। उसमें भी जो आम प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, यहाँ के विधायक हैं हल्द्वानी के या अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँ कि उनके जो भी परिचित मेले फड़ वाले हैं उनसे कहें कि वो निगम में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हम उनको कहीं ना कहीं पर उचित स्थान दें। ये हमारा वो विश्वास है। सर, शहर केवल योजनाकारों और प्रशासकों का शहर नहीं होता है, ये कम्युनिटी ड्रिवन भी होना चाहिए। इसमें समुदाय की भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनके सुझावों को लिया जाना चाहिए। क्या आपकी ऐसी कोई योजना रहेगी कि शहर के जो पुराने लोग हैं, जिनके पास अनुभव हैं, जो कुछ आइडियाज़ दे सकते हैं, ऐसे लोगों को आप उनकी गैदरिंग करें, उनके सुझावों को लें? नहीं, गैदरिंग की बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई है, लेकिन मैंने ये सोचा है कि 5-7 लोगों से बातचीत करके जो शहर को जानते हैं, जो कुछ नई चीज़ें हमको बता सकते हैं। और मैं तो प्रगतिशील किसान भी रहा हूँ और अब चूँकि मैं शहर में आ गया हूँ, मेरा जो गांव था वो वार्ड में आ गया है, तो मैं मेयर भी हूँ यहाँ का। तो और फिर मैं जिस दल से आता हूँ, तो उस दल में जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, अगर मैं उनकी एक लाइन कहूँ तो उनका कहना था कि जो समाज का अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसका अगर विकास हो गया तो समझो कि देश का विकास। तो मैं उस दिशा में भी सोचता हूँ और जो 5-7 लोग होंगे उनसे निश्चित रूप से, अब बहुत गैदरिंग से तो हम सुझाव नहीं ले सकते। नहीं सर, एक सिस्टम बने, एक मैकेनिज्म बने कि आप पर्यावरण पे सुझाव ले रहे हैं, तो कुछ इस तरह के लोगों के हम हल्द्वानी को ग्रीन सिटी, वो सबका स्वागत है। हर स्किल के मैं जैसे ही मुझे कल विपुल जी ने बताया PhD कर रही हैं, डॉक्टर बनने जा रही हैं, तो मुझे लगा कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। सर, हल्द्वानी नगर निगम का अपना ऑडिटोरियम है क्या? ऑडिटोरियम एक ऐसी जगह होती है जो टाउन हॉल है, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, नाटक होते हैं, कल्चरल सांस्कृतिक हर एक को मंच मिलता है। क्योंकि हल्द्वानी में पंजाबी, सिंधी, बिहार के, मैदान के, उत्तर प्रदेश के, पहाड़ के, हर तरह की संस्कृति के लोग हैं, रंग भाषा के हैं, जोहार हैं, तो उनके लिए एक ऐसा मंच मिले जहाँ पर वो एक एक्टिविटीज़ हों और हल्द्वानी शहर को उनके चाह रहे हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियों का जो केंद्र बने, जो साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बने, उसके लिए एक कदम इसमें बढ़ाया। देखो ना, आप PhD कर रही हैं, आपका एक सुझाव मुझे मिल गया, तो विचार करेंगे। सर, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हल्द्वानी शहर के बहुत सारे बच्चे स्कूलों में नहीं हैं। अभी शिक्षा विभाग स्कूल उत्सव मनाने जा रहा है, मार्च और अप्रैल का महीना उनका होता है कि वो स्कूलों तक बच्चों को पहुँचाएँ। मैं सर पिछले 1 हफ्ते से लगभग हम लोग बाल श्रम पर कुछ काम कर रहे थे। तो जो बच्चे स्कूल होने चाहिए वो दुकानों में काम कर रहे हैं, वो शीशे की फैक्ट्रियों, कांच की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो कहीं पे स्कूटर बाइक मैकेनिक ठीक कर रहे हैं। तो सर, इसके लिए क्या कोशिश है? क्या ये प्राथमिकता में है कि बच्चा स्कूल में पहुँचे, वो खेल एजुकेशन के लिए 2 विचार मेरे मन में फिलहाल अभी चल रहे हैं। एक तो पहला कि जिन स्कूलों में प्राइमरी स्कूल या जो भी स्कूलों में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसे 10 स्कूलों को चिन्हित करके जिनके पास जगह भी हो, और मैं चाहता हूँ कि वो स्मार्ट स्कूल हो, उनमें सारी सुविधाएं हम दें और फिर धीरे धीरे उन स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे। एक बात। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी में एक बड़ी लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी बने, जिसमें बुक्स भी हों और ई-लाइब्रेरी भी, और लेकिन थोड़ा बड़ी जगह पर, और उसका थोड़ा शुल्क भी हो ताकि वो लाइब्रेरी व्यवस्थित रूप से चल सके। और
सारी सुविधाओं युक्त वो लगे, ताकि जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं या जो बाहर से आ रहे हैं, जो भी लोग यहाँ गरीब हैं, उन बच्चों को सुविधाएं मिल सकें। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। इस पर मैंने विचार मंथन भी किया और मैंने अपना जो कैंपेनिंग किया था उसमें इन बातों को मैंने बोला नहीं। सर, पहाड़ से बहुत सारी लड़कियां बेटियां यहाँ पर काम करने के लिए आ रही हैं, वो किराए के कमरे लेके रहती हैं और जबकि बहुत कम पैसे में काम करती हैं। तो कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स का क्या कोई कॉन्सेप्ट आपके? अभी कामकाजी के लिए तो नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, युवा जो आ रहे हैं, ये आपका सुझाव मैंने अंतर मन में रख लिया है। लेकिन जो अभी पढ़ने जो आ रहे हैं, मैं कई बच्चों से मैंने बातचीत की, लड़के लड़कियाँ दोनों से, तो लगभग 1,500 से 2,000 या 2,500 के बीच में से एक रूम मिलता है और 5 से 6,000 उसका भोजन होता है। यानी कोई बच्चा अगर हल्द्वानी पढ़ने आता तो लगभग 8,000 रुपये तो उसके कमरे और खाने पर चले। फिर लगभग कोचिंग भी बहुत फीस की महंगी है, फिर बुक्स महंगे हैं। तो उसके लिए मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मैं 200-300 लगभग 100-150 से शुरू करूं और वो 400-500 कमरे तक जाएं। मैं एक्चुअली राजस्थान गया हुआ था एक चुनाव, तो वहाँ मैंने सिस्टम देखा उससे कहा। मैं सीकर ज़िले में था और सीकर एक बड़ा शहर है और एक बड़ा हब है कोचिंग का। वो अभी नाम तो उसका ज़्यादा नहीं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो लगभग मैं समझता हूँ कि 1-1.5 लाख बच्चों को कोचिंग कर रहे हैं। 1-1.5 लाख के लिए तो नहीं, मुझे लगता है कि 10 से 15,000 बच्चों के लिए वो हॉस्टल बने, जो कि बहुत नॉमिनल पैसा है तो वो उपलब्ध हो गया। तो वो दिमाग में मेरे था। लेकिन मैं खाने तो जब मैं मेयर के चुनाव लड़ रहा था तो मुझे वो चीज़ें भी स्ट्राइक की, उसको भी मैंने, आपने देखा होगा मैंने कैंपेन में अपने बोला। सर, तो ये मैं मेरे सेंटर्स भी किस तरह से काम कर रहे हैं, उन पर भी थोड़ा सा अगर हम अब ये तो कुछ सरकार के भी विषय हैं, बहुत सारे विषय जो मेरे से बाहर हैं। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि वो ठीक ढंग से करें शहर के अंदर। सर, आईटी हब क्या हल्द्वानी को बनाने की योजना है? अभी आईटी हब तो सरकार केवल देहरादून में भी बना हुआ है और आईटी हब बनाएगी भी तो अभी सरकार से बात करेंगे। सर, तो स्कूलों को लेकर आपकी प्राथमिकता है कि जो ऐसी बस्तियां हैं, ऐसी जो जगहें हैं जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं दुकानों में, उनको हम स्कूल तक पहुँचा सकें? अभी मेरा पहले ध्यान है कि 10 स्कूल ऐसे बने कि जहाँ लोग बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ करें ज़्यादा। तो 100 की संख्या वो 200-300 तक। सर, उसके लिए माता पिता को जागरूक करना पड़ेगा। लोग बच्चा 50 रुपये कमा के शाम को सब्जी हम खा लें। देखिए, उसके लिए हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई। अब ये है कि जो सरकार के काम होते हैं, जो नुमाइंदे उनके होते हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के नीचे कर्मचारी हैं, वो लगातार प्रयास तो कर ही रहे। अब वो कितना सफल हुए अभी तक इसका भी कोई अभी आंकड़ा तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लगे थे। सरकार इस ओर बहुत जागरूक है। और अभी आप देखिए ना, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी मुख्यमंत्री बनने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अभी जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, तो जो 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हमारी पोजीशन 27 थी 24। और इस बार के आपने खेलों में देखा होगा हम 7वें नंबर पर आए। यानी उत्तराखंड प्रगति की ओर तो है, प्रगति तो कर रहा है। अब वो कितनी गति से कर रहा है ये फिर मापने की बात है। ये देखें सर, नगर निगम का सबसे बड़ा दायित्व तो होता है साफ सफाई और जो कूड़ा कचरा है उसका प्रबंधन ठीक से हो। क्या हल्द्वानी को हम जीरो वेस्ट सिटी बना सकते हैं कभी? हर घर से कितना कचरा हम डेली का डाल रहे हैं, सूखा भी उसी में है, गीला भी उसी में है, छिक्कल भी उसी में है सब्जी के। फिर वो कूड़े वाली गाड़ी का जो बच्चा उसमें जाकर काम कर रहा होता है, उसके सेग्रीगेट करने का, अलग अलग करने का, वो बहुत ही अमानवीय स्थिति दिखाई देती है। सर, आप हमारी गाड़ियों को देखेंगे तो उसमें गीले कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग डालने की व्यवस्था बनी है। अब मैंने कहा ना, समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ता है। अब ये जागरूकता आ जाएगी तो लेकिन फिर भी लोग अब अलग अलग डाल रहे हैं। कुछों से गलतियां हो रही हैं, उसको भी सुधारेंगे। और लगभग मुझे लगता है कि लगभग 200 के आसपास गाड़ियाँ प्रत्येक घर से कूड़ा उठा, प्रत्येक घर से। लेकिन अभी मैं संकोच नहीं है मुझे कहने में, अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुँचे जहाँ मैं सोच रहा हूँ। उसमें हम प्रयास करेंगे, काम करेंगे। कल स्वच्छकार जो समिति है, उन लोगों ने मेरा स्वागत किया था निगम में, तो उनसे मैंने एक ही बात की थी कि भाई हम सब लोग काम करने वाले हैं और मैं भी काम करने वाला।
आप भी काम करने वाले के बाद ताली दोनों हाथों से बज रही है। और जो आपको काम सौंपा जाता है आप वो ठीक करें, जो आप मुझे सौंपेंगे मैं वो ठीक करूं। तो मुझे लगता है कि हल्द्वानी सिटी साल भर का आप मुझे समय दीजिए, मैं इस ओर प्रयासरत तो हूँ। अब वो कितना सफल होगा वो एक साल बाद जब दोबारा इंटरव्यू लेंगे तब मालूम चलेगा, तब आप बताएंगे कि मैं सफल हुआ या नहीं। जी जी सर, आखिरी सवाल सर, हल्द्वानी सिटी पानी की किल्लत से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कुछ योजना है कि हम छतों में पानी को, बारिश के पानी को स्टोर कर सकें, या जो पानी हम किचन और बाथरूम का जो बाहर है नालियों में उसको हम रिसाइकिल कर सकें, क्या इस स्तर पे भी आप सोचेंगे? अभी गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई है अमृत जल करके, उसमें क्या है कि सारी पाइपलाइन जब बिछ जाएंगी पूरे शहर में और पाइपलाइनें ठीक हो जाएंगी सारी, तो जितने भी ट्यूबवेल हैं उन सबको हम एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। वो सारे ट्यूबवेल जितने जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि पानी की किल्लत भी दूर है। इसी प्रकार जो हमारा जो वाटर टैंक है उसकी जो क्षमता है वो थोड़ा कम है, तो उसके लिए भी कल मेरी जल संस्थान के जो ऐसी हैं उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ा टैंक और बनाना है। इसका मुझे लगता काम 1-2 महीने के अंदर वो भी प्रारंभ होगा, वो टैंक भी तैयार हो जाए, जो हमारा पुराना टैंक वो भी ठीक से काम करेगा। निश्चित रूप से पानी की किल्लत मुझे लगता है कि जी जी सर, हल्द्वानी में जो हम स्ट्रीट फूड का जो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा एक गंदगी भरे माहौल में हमको दिखाई देता है, क्या कोई ऐसा आप फूड जोन बनाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर सब हम वेंडर जोन बनाने जा रहे हैं। जी। हम उसमें कितना सफल होंगे अब 2-3 महीने बाद में जाए दोबारा पूछिए और आप तो सर शुरुआत चेक भी करिए जी कि भाई हम ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। और इतना निवेदन में जरूर होगा कि आप जैसे लोग केवल प्रश्न नहीं सुझाव भी आप दीजिए कि भाई किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे कोई संकोच भी नहीं है, मैं पहली बार निगम में गया हूँ, अभी निगम को समझना भी है, उसके कार्यों को भी समझना है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं किस प्रकार से उत्तराखंड मंडी परिषद में मैंने काम किया। मैं 17-18 महीना वहाँ चेयरमैन रहा हूँ, तो 2-3 बड़े काम मैंने उसमें किए हैं और वो भी आप जैसे लोगों के आधार पर, आप जैसे लोगों ने मुझे सुझाव दिए थे। जैसे उसमें एक बहुत बड़ा था, जब मैं बना था तो एक दिन ऐसी कोई लखनऊ के शायद थे कोई व्यापारी, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रागी कहते हैं जिसे मडुआ हमारे पहाड़ में, कि मडुए की आवश्यकता है। तो मैंने कहा क्या रेट ले लेंगे? आप बोले हम 40-45 रुपये पर केजी ले लेंगे। फिर हमने अपने मित्र को फ़ोन किया पहाड़ में, तो उन्होंने कहा हाँ 9-10 रुपये किलो हम बेच देंगे। तो मुझे ताजुब हुआ, मैंने कहा भी 9-10 रुपये किलो और 40 रुपये किलो में तो बड़ा अंतर है। अच्छा, MSP तय करना मंडी का काम तो है नहीं, मैं तय नहीं कर सकता था। तो हमने अपने MD इनको बुलाया, हमने कहा भी ये मडुए की रेट हमने तय करना है। बोले सर वो शासन का काम होता है। कहते हैं भाई कागज में नहीं करना है लेकिन करने हैं। बोला सर कैसे होंगे? मैंने कोई बात नहीं, मैंने अगली बार होगा। तो मैंने 117 स्टॉल लगाए पहाड़ में और कहा मंडी 30 रुपये किलो मडुआ खरीदेगी। हमने 1,70,00,000 या 75 लाख का मडुआ खरीदा, हमने उसको बेचा। अगली बार हमें 1 किलो भी मडुआ नहीं मिला। उसका कारण ये था क्योंकि जो चीज़ हम 30 रुपये खरीद रहे थे वो बाहर के प्राइवेट व्यापारियों को नहीं मिली, तो उन्होंने उसका रेट 35 से 40 रुपये दिया। हमने MSP तो तय नहीं की लेकिन उस मडुए को हमने 10 से 35 तक पहुँचा दिया। तो इस तरीके काम, इसी प्रकार गदरपुर की मंडी है। फिर मैंने अपने जब MD को बुलाया तो हमने कहा कि भाई मडुए की कीमत बढ़ानी है, तो उन्होंने कहा कि सरकार का काम है। तो मैंने कहा सरकार का काम है, ठीक है वो कैबिनेट में पास हो गया, लेकिन मैंने कहा हम भी कुछ इसमें कर सकते हैं। तो फिर मैंने 117 स्टॉल लगाए पहाड़ में जहाँ जहाँ मडुआ होता है। हमने उस मडुए को 31 रुपये हमने उसके रेट रखे। हमने कहा कि भाई अगर आप हल्द्वानी आकर बेचते हैं मंडी में तो हम 31 रुपये देंगे, और वहाँ पर हमने 26-27 रुपये उसका रेट रखा। तो लगभग 1,70,00,000 या 75 लाख का हमने मडुआ खरीदा। अगली बार जब हमने स्टॉल लगाया तो हमें 1 किलो भी मडुआ नहीं मिला। उसका कारण क्या था कि हमने तो वो 31 रुपये खरीदना शुरू किया, तो प्राइवेट जो लोग हैं बाहर के उनको मडुआ नहीं मिला पहाड़ में। तो उनको लगा भी क्या हुआ, तो पता चला कि मंडी ने 31 रुपये किलो मडुआ खरीद लिया। तो उन्होंने फिर
तो उन्होंने फिर उसके रेट बढ़ाए। हम MSP तो तय नहीं कर पाए, लेकिन वो जो किसान था पहाड़ का 9-10 रुपये किलो जो मडुआ बेच रहा था, उससे हमने 35 रुपये तक पहुँचा। ये सुझाव के आधार पे होता ना, जैसे भी आपने सुझाव दिया कि भी ऑडिटोरियम होना चाहिए, मुझे भी लगता होना चाहिए। उसके लिए काम करना, प्रयास करना, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। अभी आपने जैसे ढोलक बस्ती वगैरह की जिक्र किया, इन सबका बच्चों का जिक्र किया, ये सारी चीजें। अब नया निगम मुझे मिला, अभी उसके काम देखना, उसका कार्य देखना, क्या उसको अभी समझना। अब मैं कभी भी जनता से कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहता मैं सितारे तोड़ रहा हूँ या तारे तोड़ रहा हूँ। ये मैं जरूर कहता हूँ कि मैं आपके लिए दिया जला सकता हूँ। ये मेरी हैबिट रही है शुरू से, और कई बार इस कारण से मुझे नाराजगी भी झेलनी पड़ी। कई लोग मुझे अभी भी आते, मैं कहता हूँ भाई आज नहीं होगा तो 1 महीने बाद आना। अरे यार आप मेयर बन गए, अभी आप काम नहीं कर रहे। तो मुझे झूठ बोलना ठीक भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो इस जनता ने हमको वोट दिया है, आखिर उसने हमको वोट इसलिए दिया कि वो हम पर विश्वास करके वोट दिया। उसको लगता है ये आदमी ठीक है, इसको वोट देते। क्योंकि चुनाव तो 10-11 लोग लड़े थे, 10 लोग लड़े थे, लेकिन उनमें से जनता ने मुझे चूज किया, मुझे पसंद किया, मेरी बातों को पसंद किया। मेरे को उनको लगा यार ये आदमी ठीक बोल रहा है, इसकी बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो मैंने जो कैंपेन में कहा है चीज़ों को कि भाई मैं ये करना, अभी मैंने जैसे पहली बैठक में मैंने अपने जो MLA उनको भी बुलाया, रिचा सिंह जी हैं उनको बुलाया। मैंने कहा देखो जहाँ हाट बाजार लगती है वहाँ पर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो हाट बाजार है वो 4 बजे प्रारंभ होती है और रात के 8 बजे तक चलती है, 8:30-9 बजे तक चलती है। एक बात दूसरी बात मैंने कहा कि वहाँ क्योंकि महिलाएं उस मार्केट में जाती है, उनके साथ कोई भी किसी प्रकार की कोई अभद्रता न हो। तीसरी बात मैंने कहा कि महिलाएं जाती हैं, और कई महिलाओं को शौक होता है कि भाई वो थोड़ा घूम फिर के शॉपिंग करें, क्योंकि बार्गेनिंग करती हैं, तो उनको टाइम लगता है 1 घंटा। इस बीच अगर उनको बाथरूम जाना कैसे जाएंगे, उनके लिए वहाँ शौचालय होने चाहिए। ये 3-4 चीज़ें। फिर तीसरी बात, चौथी बात मैंने कही, मैंने पार्किंग होनी चाहिए। मैंने इसका क्या अर्थ है भाई आप किराए पे ले रहे हैं और जो स्कूटी आप सड़क पर खड़े करवा रहे हैं, मैंने ये ठीक बात है। यदि आप पैसा ले रहे हैं तो आप उसकी पूरी व्यवस्था भी कीजिए। ये 3-4 चीज़ें मैंने उनसे कहा, तो उसका काम अभी 10-5 दिन में शुरू हो जाएगा। ये आइडिया मुझे कहाँ से आया मैं ये बताऊँ। अब मैं एक कॉलेज, लंबा तो नहीं रहा, कॉलेज में मैं छात्र संघ का महासचिव हूँ। अच्छा, उतना पुराना? हाँ, पुराना अनुभव है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं चीज़ों को नोट करता हूँ कि कब क्या हुआ था मेरे साथ। तो ठीक है, हम दोनों गर्ल्स मुझसे थोड़ा बात करते थे भगवान जो भी था। तो एक गर्ल्स आई, मेरा हाथ पकड़ के, चल भाई गंजू इधर आ। अब मैंने बता तो मुझे बाथरूम जाना है। अब मैं चौंक गया, मैंने कहा बाथरूम जाना है मुझसे कह रही, मैंने मतलब लगा मुझे, मैंने चले जाते रहेगा, नहीं तू चल। मैं गया, मैं कहाँ जाऊँ। अब वहाँ शौचालय जो था वो एक था, सार्वजनिक था, एक ही था। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे लगा अरे ये मुझे क्यों लेके आई है। फिर मेरे एकदम मैं सॉरी मैंने अरे मैंने सॉरी कहा। फिर उसको लेके प्रिंसिपल साहब के भाई, मैंने सर वो इनको बाथरूम जाना, चलिए कहाँ जाएंगे। बोले मतलब वो गुस्सा होगा इससे। मैंने सर ये बताइए ये लड़की को बाथरूम लगी कहाँ जाएगी बताओ मुझे। बहुत देर उनकी समझ नहीं आई बात। बाद में फिर मैंने कहा सर इनके लिए कोई भी अलग से आपने बाथरूम नहीं बनाई है। खैर 15-20 दिन के अंदर बाथरूम तैयार है गर्ल्स के लिए। लेकिन मुझे क्या लगा कि इस लड़की से तो मेरी मित्रता थी, इसने मुझे बता दिया, ये मेरी समर्थक थी, सपोर्टर थी। लेकिन और लड़कियां मुझसे कैसे बात करेंगी। तब फिर मैं डीसी को ज्ञापन देकर आया। मैंने हर डिग्री कॉलेज में एक छात्रा का पद होना ही चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया एक महीना। फिर मैं धरने में बैठा। फिर हर कॉलेज में छात्रा उपाध्यक्ष का पद निर्माण हुआ। अच्छा, अब क्या है कि मैं कुछ चीज़ों को बता नहीं पाता हूँ, प्रमोट जिसे कहते हैं आजकल की भाषा में। तो ये जो छात्रा उपाध्यक्ष पद है ये हमने 97 से हुआ, और इसकी उपज कहाँ से हुई, इस बाथरूम से, शौचालय से। तो चीज़ें क्या कि धीरे धीरे बढ़ती हैं।
तो 2004 में मैं भी अल्मोड़ा कैंपस की छात्रा परिषद रही हूँ, तो इसका फायदा मुझे भी मिला। आपको भी मिला। महीना अब क्या है कि सारी लड़कियां आपसे बात कर सकती हैं, जी बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, आज भी है। तो जैसे आपने एक 2-3 सुझाव दिए मुझे लग रहा कि उन पर काम करना चाहिए, लेकिन मैं अभी उसमें कुछ नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि अभी मैं प्रयास करूँ, तो उसमें क्या कर सकता। जब आप अगली बार आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ये प्रयास किया। अभी अगर मैं आप कह दूँ चांद सितारे तोड़ डाऊंगा तो मैं केवल दिया जलाने का काम करूँ। बहुत बढ़िया सर। जैसे आपने मार्केट की बात की थी, मडवा खरीद कर हमने उनको एक ऐसा एक मंच दिया। हल्द्वानी शहर, हम देख रहे हैं ना कि शहर एक ही जैसे बन रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देखिए, तो लोकल छोटे व्यापारी खत्म हो चुके हैं। एक बड़ी चेन आती है सुपर मार्केट, सुपर फूड की, वो यहाँ पे खोलते हैं, तो एक पूरा व्यापारी खत्म हो रहा है। अब ये तो उसके अलावा लोगों का ट्रेन खत्म हो रहा है बाजारों में जाने का, तो क्या एक लोकल डे मार्केट अभियान हम शुरू कर सकते हैं कि लोग अपने लोकल बाजारों से सामान खरीदें? उनको क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? उस दिशा में हाट बाजारें लगती हैं, और हाट बाजार कोई भी जो मैं देखता हूँ महिलाओं की पहली पसंद बनती जा रही है निश्चित रूप से, महिलाओं की कम से कम। और मैं समझता हूँ कि उनको सब चीज़ सस्ती मिले या न मिले, लेकिन उनका एक शौक बनता जा रहा है कि हम मार्केट से खरीदें। उनकी दोस्त आती हैं, दोस्त मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं। और ये मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि वहाँ पर हमको सुविधाएं देना जरूरी है। और ये उपज कहाँ से? उसी से है, 96 से, जब उस लड़की ने मुझे बात की। क्योंकि जो महिलाएं उस मार्केट में जा रही हैं, वो मेयर से बात नहीं कर पा रही है उन चीज़ों की, वो अपनी पार्षद से बात नहीं कर पा रही उस विषय में, और ना उनके दिमाग में मुझे लग रहा है आइडिया, लेकिन वो परेशान तो हो रही। उस परेशानी को समझना भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि महिला फ्रेंडली माहौल बने हर जगह पे, महिला पेट्रोलिंग यूनिट्स बनाई जाए जो जा जाके देखें कि कौन से इलाके असंवेदनशील हैं महिलाओं के लिए, डरावने। इसलिए इस दिशा में हम काम करने जा रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्रयास तो जरूर करूँगा। सर, जैसे हल्द्वानी शहर में हम देखते हैं कि पहाड़ की इतनी सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन वास्तुकला का कोई नमूना हमें कम दिखता है। आजकल तो दीवारें बहुत अच्छी सी हमारी सांस्कृतिक उनकी भरी हुई हैं, लेकिन घरों की बुनावट में कहीं वो पहाड़ीपन नहीं दिखाई देता है, कहीं होटल्स में कहीं नहीं दिखता है। आपको लगता है कि एक पहाड़ी शहर भी कुछ पहाड़ीपन लिए हुए होना चाहिए? होना चाहिए। अब उस दिशा में PWD विभाग अपना काम भी कर रहा है, और निगम भी काम करेगा। और कुछ चीज़ें तो मुझे लगता है कि हम जो संस्कृति की हम बात करते हैं, तो कभी कभी मुझसे माताएं नाराज़ भी हो जाती हैं। मैं कल एक स्कूल में भी था, वहाँ भी मैंने इस बात को कहा। आप ये समझ लीजिए कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, उस दिन भी वो दिया जलाती है, जब उसका नामकरण करते हैं तब भी वो दिया जलाती है, जब उसके कोई भी फंक्शन होते हैं तो दिया जलाती है। लेकिन वही माँ जब पाश्चात्य की संस्कृति से इतना सराबोर हो जाती है, तो अपने बेटे के अगला साल कैसा होगा उसके लिए वो दिया बुझा। तो ये संस्कृति हम माँ जब छोड़ रही है ना, तब बेटा छोड़। अब इससे कुछ माताएं मुझसे नाराज भी होती, लेकिन जो सच है वो सच आना चाहिए। एक बात मैं हर भाषण में आपको कहता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है कोई भी, तो वो एक महिला है। इसका कारण क्या है कि विश्व का कितना भी बड़ा आदमी छोड़िए, आप भगवान भी हो, वो राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने पहला कदम जिस दिन रखा है, चला है, तो माँ की उंगली पकड़ कर ही चलती है। यानी माँ में इतनी ताकत है कि वो दुनिया को चलाना सिखाती है। तो मैं कई बार कहता हूँ, मुझसे नाराज भी हो, तो मैं कहता हूँ कि समाज को बदलने का काम अगर कोई भी कर सकता है इस दुनिया में, तो केवल एक माँ। सरकारें समाज को नहीं बदल सकती, पुरुष सरकार समाज को नहीं बदल सकती। मैं फिर कह रहा हूँ, और हो सकता है आदमी मुझसे नाराज भी, समाज को बदलने का काम केवल 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 एक माँ कर सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, मैंने कहा ना भगवान भी हो, उसकी पूरी दुनिया माँ के इर्द गिर्द है। सर, आपके पार्षद में इस बार कितनी महिलाएं चुनते हैं? अब ये तो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, होंगी जितना महिलाएं सीट जितनी होंगी उसमें। तो आपका कुछ खास कोशिश रहेगी कि उनको आप सशक्त कर पाएं? नहीं, मैंने देखिए 60 के 60 पार्षदों से एक बात की
जो मेरा पहला भाषण था, आपने नहीं सुना। मैंने कहा है कि कल तक आप चुनाव में थे, किसी भी दल के रहे, निर्दलीय रहे हों, दल के रहे हों, कौन हो क्या हो, इससे मेरा मतलब नहीं। कल तक हम चुनाव में थे। अब मैंने कहा कि जो 60 पार्षद है वो मेरा भाई है, और मैंने सीधे कहा कि आप मेरे हैं, मैं आप। अगर इस भावना से हम निगम को चलाएंगे, निश्चित रूप से निगम अच्छा चलेगा। बिल्कुल, तो आए दिन कुर्सियाँ तोड़ना और तमाम तरह की चीज़ें होती रहती हैं। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें तो क्या है ना कि कुछ लोग तो उनका धर्म है, उनको तो हम नहीं सुना सकते, उनका अधिकार भी बनता है जब उनके हैबिट है तो करें। अब जैसे मैं कांग्रेस के लीडर का बयान पढ़ रहा था कि साहब इनको कार्ड नहीं मिला, उनको कार्ड नहीं मिला, सुन रहा था। अब ये शिकायत करना भी ठीक नहीं। हल्द्वानी में लगभग 4 से 5 लाख लोग रहते हैं, लगभग 2.5 लाख तो वोटर ही, अभी 2.5 लाख तक तो कार्ड नहीं पहुँचे। ये छोटी शिकायतें करना भी मुझे लगता था। और अगर आपको हल्द्वानी को ठीक करना तो बड़ा मन तो करना पड़ेगा, बड़ा मन सभी को करना पड़ेगा। आप मेयर, आप हम सब के मेयर हैं। और सर, अगर कोई महापौर का, मेयर का कोई दरबार अगर आप हफ्ते में 1 दिन लगा पाएँ या 15 दिन में 1 दिन, दरबार तो हमारा निगम हल्द्वानी में है, ऑफिस हल्द्वानी में ही है। हाँ। लेकिन उसके लिए हम पहल ये कर रहे हैं कि हम जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए अलग अलग छोटे कैंप कार्यालय बना रहे हैं, जहाँ उनके छोटे छोटे काम वहीं हो सके। एक कारणगी रोड में और एक अभी हमने जवाहर जेपी में भी चालू किया। वहाँ से जो पूरा अपना क्षेत्र है, कुंजालपुरा से लेके वहाँ तक सारे लोग वहाँ छोटे काम होते हैं, मतलब जैसे कोई प्रमाण पत्र बनाना, ये बनाना, ये चीज़ें बनानी, उनके लिए वहाँ पर उनको दूर ना आना। ये व्यवस्था तो हम शुरू से अभी मुझे लगता है कि 1-2 महीने में कर। सर, ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएं हर चीज़ में होनी चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य में भी होनी चाहिए कि सामुदायिक केंद्रों में एक्सरा भी हो, अल्ट्रासाउंड भी हो, ब्लड की जांचें हों। अब ये तो आप स्वास्थ्य मंत्री से कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुझसे जो मेरे तो सफाई का काम है, मैं समझता हूँ कि साल भर के अंदर आपको जहाँ जहाँ हम सफाई कर सकते हैं अस्पतालों में, हमारा अगर वहाँ होगा कि निगम के लोग जा रहे हैं, निगम की तरफ से अगर उनके अपने सफाई कर्मचारी, अभी मुझे इसका भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वहाँ सफाई कर्मचारी हमारे हैं या स्वास्थ्य विभाग के हैं। हमारे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफाई ठीक है। बाकी आप स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में पूछिए, हमने इस में क्या सर शहर की जो, लेकिन यह है कि जहाँ से मुझे शिकायत मिलेगी कि इस अस्पताल में ये चीज़ें नहीं है, तो मैं उसको प्रयास करूँगा मंत्री जी के साथ बैठकर, हमारे मित्र हैं स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे अध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे डिस्कशन करूँगा और उस चीज़ को पूरा करने का प्रयास करूँगा। सर, शहर के अंदर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं सर। एक तो सर स्कूलों के आसपास सड़कों में गड्ढे बहुत हैं, मैं देखती हूँ, मुझे डर लगता है कि बच्चे कहीं दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। कई बच्चे पैदल नहीं, गड्ढे सब भरे जा रहे हैं और गड्ढा अब आपको पता नहीं कहाँ लगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। मैं ये छड़ैल वाली रोड में गई थी, बिल्डर स्कूल वाली, पूरी रोड सर गड्ढों से भरी। वो पाइपलाइन पड़ रही है, पाइपलाइन पड़ने दीजिए, सीवर पड़ने दीजिए, पाइपलाइन पड़ने दीजिए, उसके बाद तुरंत सड़क बन जाएगी। अब कुछ सुविधा के लिए हम गाड़ी भी खरीदने जाते तो पैसा खर्च करना पड़ता है ना, यानी कुछ त्याग करना पड़ता है। तो सुविधा पाने के लिए जैसे पाइपलाइन है, पानी की है, गैस की है, सीवर है, ये सारी चीज़ें पड़ेंगी तो कुछ दिन तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आए हुए हैं और अब बहुत व्यस्त जीवन आपका हो चुका है और हम चाहेंगे कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और चलते चलते हमारे तमाम सुनने वाले हल्द्वानी के तमाम शहरवासियों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या उनके लिए अपील आप क्या करना चाहेंगे? मेरी केवल अपील तो नहीं, निवेदन है मेरा सभी हल्द्वानी के निवासियों से, जनता से। और जब मैं हल्द्वानी की बात करता हूँ उसमें सभी दल के लोग और विभिन्न क्षेत्र के लोग, सभी वर्ग के लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, सब लोग उसमें आते हैं। उनसे केवल एक निवेदन है कि ये हल्द्वानी मेरी नहीं, हम सबकी है और हम सबकी हल्द्वानी को व्यवस्थित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, सबका। जब मैं सबका कहता हूँ तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जितने भी इस हल्द्वानी शहर में रहते हैं, आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, हम सब मिलकर इस हल्द्वानी को सुंदर भी बनाएंगे और सुरक्षित भी बनाएंगे। और आपके माध्यम से मैं 1,58,400 जिन्होंने मतदान किया है उनको भी धन्यवाद देता हूँ।